नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसा कि आपको 17 फरवरी दिन एग्जाम देने जाना है, तो हिंदी का सब्जेक्टिव नहीं तैयारी हुआ है आप लोगों का, तो आइए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करा देते हैं। ये फाइनल है दोस्तों, हिंदी का आपको जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ना, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम है, यानी कि 17 फरवरी के दिन दोस्तों इसी में से सभी प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छे तरीके से आपको ना इसको कॉपी में लिख कर ना इसको बार बार उसको समझने की और याद करने की कोशिश करना है। देखो, अगर आपको रटने से बचना है तो शुरू से लेकर अंत तक देखो, और मैं पढ़ रहा हूं आप सुनो, क्योंकि कहानी जैसे कि हम लोग गाना सुनते हैं तो सुनने से याद होता है, ठीक वैसे ही दोस्तों इसको आप लोग सुनोगे कि मैं क्या बोल रहा हूं तो ये आपसे बहुत ही जल्दी ना याद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ही से अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे तरीके से आप देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रंगपा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। यह हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्ग का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार आपको बोर्ड एग्जाम ये आया भी है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, रंगपा मगम्मा गांव, रंगपा मगम्मा गांव का ही एक शौकीन मिजाज जुआरी था। जो रंगपा था वो मगम्मा के गांव का ही एक शौकीन मिजाज जुआरी था। वह मगम्मा से कर्ज मांगना चाहता था, साथ ही मगम्मा के साथ अवैध संबंध स्थापित करना चाहता था। इसलिए जब मगम्मा दही बेचने शहर जा रही थी, उसने अमराई में कुएं के पास उसका हाथ उसके घर वालों से भी ज्यादा हक के साथ पकड़ लिया था, जिस कारण मगम्मा को कहना पड़ा, क्या बात है रंगपा, आज बड़े रंग में हो, मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या। मगम्मा के पास कुछ पैसे थे जिस रंगपा किसी प्रकार प्राप्त करना चाहता था, इसलिए दोस्तों हमेशा उसके आसपास मंडराता था और उसके आसपास हमेशा दोस्तों वो घूमता रहता था। बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। सामर दैया धरती कब तो घूमेगी पार्ट का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा, लिखिएगा, सीता अपने ही घर में घुटन इसलिए महसूस करती है क्योंकि परिवार का माहौल ठीक नहीं है। घर में सभी बेटे बहुए पोते पोतिया, लेकिन किसी में तालमेल नहीं है। घर में सब कोई है, बेटे हैं, बहुए हैं, पोता पोती सब कोई है, लेकिन किसी में तालमेल नहीं है। परिवार की ऐसी स्थिति देखकर सीता का मन भर जाता है। वो अपनी आंखें पूंछ कर आकाश की ओर देखने लगती है। उसे लगता था कि जैसे पृथ्वी और आकाश के बीच में घुटन भरी हुई है, वैसे ही उसके हृदय में भी घुटन भरी हुई है। सीता को खाने को तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, लेकिन माँ के प्रति बेटे का जो उत्तरदायित्व होता है वह नहीं मिल पाता है। देखो ना कितना आसान से हम लिखे हैं, आप बहुत आसानी से इसे याद भी कर सकते हैं अगर प्रयास करेंगे तो। एकदम आसान शब्दों में दोस्तों लिखे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, थोड़ा सा उसी में आगे है, घर में कोई भी माँ को हालचाल नहीं पूछते हैं। घर के सभी सदस्य माँ को बोझ जैसा समझते हैं। यही कारण है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है ना। और आपका तीसरा नंबर दोस्तों प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या तीसरा, वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है, ये आपका दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है। इसका सही जवाब मिल जाएगा। गुरु नानक का कहना है कि मनुष्य इस जीवन में अपना अस्तित्व प्राप्त करना, अपना जीवन प्राप्त करता है, यानी कि गुरु नानक जी कहते हैं कि मनुष्य इस जीवन में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है और मनुष्य को सदैव राम नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व राम की कृपा से ही हुई है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो यदि वह राम नाम का जप नहीं करता है तो निश्चित ही वाणी विष के समान हो जाती है। यानी कि इनका कहना है कि अगर आप मनुष्य के जीवन में जन्म लिए हो और अगर आप भगवान राम का नाम नहीं लेते हो, उनका नाम का जप नहीं करते हो, तो आपका जीवन पूरा का पूरा व्यर्थ है, क्योंकि आपका जीवन भगवान राम का ही देन है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला आपका प्रश्न संख्या आएगा 4 नंबर, कविता में क का विवरण स्पष्ट करें। कविता में अनामिका अक्षर ज्ञान पाठ का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कवित्री ने कविता में क का विवरण स्पष्ट करते हुए कहा है कि व्यंजन वर्णों में क प्रथमाक्षर है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। सही बात है, क का उच्चारण कंठ से होता है। क का उच्चारण कंठ से होने का कारण बच्चा
कठिनाई का अनुभव करता है, क्योंकि यह उसके जीवन का प्रथम प्रयास होता है। सही बात है, हर इंसान का जीवन का प्रथम प्रयास क ही होता है, क्योंकि हम लोग 1 2 शुरू करते हैं, उससे पहले हम लोग ना क ख ग घ सीखते हैं। 1 2 सीखने से पहले हम लोग क ख ग सीखते हैं, तो हम लोग के जीवन का प्रथम अक्षर सीखने का कौन होता है, तो क होता है ना। सही तो है, अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, बेटे के लिए अंगा क्या और क्यों। तो लिखिएगा, बेटे के लिए अंगा माँ और बेटा है, क्योंकि अंगा के ड को वह माँ मानता है तथा अंगा के आगे अनुस्वार को गोदी में बैठा बेटा। तात्पर्य यह है कि माँ बेटे अर्थात ड एवं अनुस्वार से अंगा वर्ण बनता है। उसी प्रकार माँ बेटे के आपसी संबंध से सृष्टि कथा विकास पाती है। गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटे के आंसू कब और क्यों आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो याद रखिएगा, आंसर देखिए कैसे इसका आंसर आपको लिखा गया है। बेटे के आंसू तब आता है जब माँ बेटे अर्थात अंगा का सही उच्चारण नहीं कर पाता है। तात्पर्य है कि जब व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से उब जाता है, तब उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में संदेह जान पड़ता है। तब यह उदिन तावस आंखों में आंसू आ जाते हैं, अथवा ऐसे कहे कि निराशा की स्थिति उत्पन्न होने कारण आंसू आ जाते हैं, है ना। ये आपको लिख देना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 7 नंबर। दोस्तों 7वां नंबर हमारा प्रश्न आता है, कवि किस तरह के बंगाल में लौट कर आने की बात करता है। दोस्तों लौट कर आऊंगा, फिर पाठ के लेखक कौन, जीवनानंद दास, और उसी पाठ का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, वैसे कवि वैसे बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है, जहां धान के खेत हैं, कल कल करती नदियां बहती है, यानी जो प्राकृतिक श्री संपदा से संपन्न है ना। अब अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, ये सब दोस्तों छोटा छोटा क्वेश्चन है, आंसर भी छोटा छोटा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे याद भी हो जाएगा, मैं उम्मीद करूंगा। और ऐसे ही दोस्तों आपको ना इन सभी क्वेश्चन को याद भी कर लेना है ना। चलिए तो यहां पर दोस्तों आप लोग देखिएगा ना, यहां पर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों। लेखक ने नया सिकंदर किसे और क्यों कहा है। तो आंसर लिखिएगा, जो व्यक्ति भारत के साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है, नहीं जानता इसके बारे में, उसे ही नया सिकंदर कहा गया है। बहुत इजी है, कितना इजी है, 1 सेकंड में आप याद कर लेंगे। अब देखो 9 नंबर प्रश्न, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों। तो उत्तर लिखिएगा, जो लोग इस युग में परिवर्तन करना चाहते हैं और रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, अक्सर उनके लिए ही परंपरा का ज्ञान आवश्यक होता है। बस हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों 10 नंबर। ये क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था, ये आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ गया 10। तो आंसर लिखिएगा, सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। सेन साहब का एक पुत्र भी था जिसका नाम खोखा था। खोखा का तब जन्म हुआ जब उसके माता पिता बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे, इसलिए खोखा जीवन के नियमों के साथ साथ घर के नियमों में भी अपवाद था। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि खोखा सेन साहब का पुत्र था, लेकिन उसका जन्म तब होता है जब पति पत्नी नहीं होता है, बुढ़ापे का अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। मतलब कि ऐसा समझो कि जब उनका कोई उम्मीद ना रह जाएगा संतान होने की, जैसे कि 40-45 साल का अगर कोई आपके माता पिता हो जाते हैं तो आपके माता पिता के संतान होने की उम्मीद नहीं रहती है। ठीक वैसे ही दोस्तों बहादुर के भी साथ हुआ था, बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर उनके माता पिता पहुंच चुके थे, तब जाकर बहादुर का जन्म हुआ था, इसलिए वो जीवन के नियमों के साथ साथ घर के नियमों में भी अपवाद था। बस यही आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। तो उत्तर लिखिएगा, काजू लिख दिए हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण अमीरी और गरीबी का भेदभाव था। कासू सेन साहब का बेटा था और मदन एक किरानी वाले का बेटा था।
कासू के झगड़े का मुख्य कारण था लट्टू, है ना, लट्टू खेलने को लेकर। कासू के झगड़े के कारण ही मदन अपने पिता के द्वारा मार खाता है, इसलिए मदन किसी भी खेल में कासू को शामिल नहीं करना चाहता था। लेखक का कहना है कि सामाजिक भेदभाव के कारण ही अमीर लोग गरीबों पर अत्याचार करते हैं। अगर सभी गरीब एक साथ हो जाए तो अमीरी द्वारा किए जाने वाला अत्याचार बंद हो जाएगा। सही बात है जी, है ना। तो अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। और देखिएगा इसमें से बहुत क्वेश्चन तो आप लोग को याद भी होगा ना, है ना, याद है ना, बहुत याद है। तो बताइएगा हमसे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको याद था, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। 12 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी का नायक कौन है, स्पष्ट कीजिए। 20 के दांत, देखिए 20 के दांत नलिन बलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी का नायक गिरधर लाल का बेटा मदन है। मदन एक प्रिय बालक है, इसी कारण मदन ड्राइवर की बातों का विरोध करता है। मदन कासू को अपने खेल में शामिल नहीं करता है, क्योंकि कासू के झगड़े के कारण ही मदन अपने पिता के हाथों द्वारा मार खाता है। अतः कहानी के आरंभ से लेकर अंत तक मदन की ही चर्चा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 13 नंबर दोस्तों, लेखक किस विडंबना की बात करता है, विडंबना का स्वरूप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करता है और विडंबना का स्वरूप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। लेखक के अनुसार जिस कारण आज के समाज में जातिवादी विचार फल फूल रहा है, लेखक का कहना है कि इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक और पोषक बने हुए हैं, जबकि विश्व के किसी भी समाज में जातिवाद पर आधारित श्रम विभाजन नहीं है। विडंबना का मुख्य कारण यही है क्योंकि इससे मनुष्य में नीच ऊंच की भावना प्रकट होती है और मनुष्य को जन्म से ही किसी काम धंधे में बांध देती है। विडंबना का मुख्य स्वरूप यही है कि समाज को श्रम के आधार पर बना दिया जाए, और विडंबना का दोस्तों यही स्वरूप है ना। तो अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर दोस्तों, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। तो आंसर लिखिएगा, जातिवाद के पोषकों का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था, इससे कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए ही श्रम विभाजन को आवश्यक मानती है। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है ना। 14 का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 15 नंबर है ना, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्यों। तो उत्तर लिखेंगे, लेखक का कहना है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप से नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है और मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है। इसी कारण जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों 16 नंबर, प्रश्न संख्या आपका दोस्तों 16 नंबर आ गया। हर एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने किन पहलुओं से जाति प्रथा को एवं एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो लेखक के अनुसार जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य में भेदभाव की भावना प्रकट करती है और मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है, इसलिए लेखक जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में माना है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। अब दोस्तों इसका आपको उत्तर लिखना है ना। बहुत ही दोस्तों आसान इसका आंसर हम लिखे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, जल्दी भी आपसे याद भी हो जाएगा। देखिए आंसर लिखिएगा, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए किसी काम धंधे में बांध देती है और मनुष्य किसी अन्य काम करने की अनुमति नहीं देती, और मनुष्य को किसी अन्य काम करने की जो जाति प्रथा होती है ना, वो मनुष्य को जीवन भर के लिए किसी काम धंधे में बांध देती है, और अगर मनुष्य अपने मनपसंद दूसरे कार्य करने की कोशिश करेगा तो उसको करने से मना किया जाता है। तो वही यहाँ पर लिखे हैं, और मनुष्य को किसी अन्य काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। जब मनुष्य अपना
कार्य बदलने की कोशिश करता है तो उसे जाति प्रथा उस कार्य को बदलने की अनुमति नहीं देती है, जिसके कारण भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। 18 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 18 नंबर भी दोस्तों, कि धर्मों से दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। इसका उत्तर लिखिएगा, धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के एवं अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि। भारत धर्म का एक प्यारा देश है जहां अनेक विद्वान का जन्म हुआ है। बस आप लिख दीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला आपका क्वेश्चन है 19 नंबर, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ये आपका दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आप लोग उत्तर लिखिएगा, मैक्स मुलर की दृष्टि से भारत का दर्शन मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि भारत के गांव में हो सकती है, क्योंकि गांव में देवी देवताओं का निवास होता है। भारत की सबसे आबादी गांव में ही बसती है। गांव में किसान ही खेती करके आज पूरे देश को चला रहे हैं, है ना। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को ही क्यों मानते थे। इसका उत्तर आपको देना है। तो लिखिएगा उत्तर दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज की माँ हमेशा हमेशा उनके नाच को, है ना, नाच यहाँ पर च होगा, याद रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज की माँ हमेशा उनके नाच को देखती थी और उन्हें प्रोत्साहित करती थी, उनका हमेशा मार्गदर्शन करती थी, इसलिए वह अपनी माँ को सबसे बड़ा जज मानते थे। क्योंकि जब भी पंडित बिरजू महाराज नाचते थे ना, तो उनकी नाच को प्रोत्साहन करना मतलब कि कहना वाह वाह अच्छा डांस है। अगर कहीं वो खराब डांस करते थे तो वहां पर उनकी माँ बोलती थी कि यहाँ पर आपका खराब डांस है, अब इस डांस को आप सुधारिए। मतलब कि पूरा देखभाल उसकी माँ ही करते थे, इसलिए वो अपने सबसे बड़ा जज अपनी माँ को ही मान लेते थे। गुरुवाइन अपनी माँ को ही मानते थे, क्योंकि उनके कोई अन्य गुरु नहीं थे जो कि डांस उनको सिखाए। वो खुद से डांस करते थे, जो भी उसमें त्रुटि आती थी, जो भी गलती आती थी, उनकी माँ उनको समझाती थी, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और दो क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, काश माँ के नाम पूरी जायदाद होती तो क्या यही हाल होता। ये आपका क्वेश्चन है, काश माँ के नाम पूरी जायदाद होती तो क्या यही हाल होता। तो हम लोग आंसर लिखेंगे, नहीं, सारे फसाद की जड़ माँ नहीं। ध्यान से देखिएगा, नहीं, सारे फसाद की जड़ माँ नहीं, पैसा है। एक माँ जो 9 महीने अपनी कुख में औलाद को रखती है, वह बड़ा होकर ऐसा करता है तो मानवता की हद पार कर जाता है। काश कैलाश के पिता काफी जायदाद अपनी पत्नी के नाम रखे होते तो शायद माँ को रखने के लिए लड़ाई नहीं होती, उनकी जिंदगी के लिए दुआएं मांगी जाती। सही बात है ना। तो ये बात अच्छा लगा, है ना। तो 21 नंबर आपका हो गया। अब दोस्तों एक आपका लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, इसको देख लीजिए। हाँ, 22 नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों, पपत्ती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो याद रखिएगा, पपत्ती 12 वर्षीय एक ग्रामीण लड़की है। उनकी माँ का नाम वल्ली अम्माल है। पपत्ती को बुखार आ गया था। गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने उसे तुरंत मुदौरे नगर के बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। इसी इलाज के क्रम में उसकी माँ ने उसे शहर ले गई। ये दोस्तों आपका उत्तर हो गया। इसमें से दोस्तों कितना क्वेश्चन आपको याद था। अधिकतर क्वेश्चन आपको याद होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए, इसमें से लगभग कितना प्रश्न आपको याद था। बहुत याद होगा, हमको पता है। तो प्लीज जरूर कमेंट करके हमें बताइए। ओके।